हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीटेट के प्रीवियस ईयर 2011 का हिंदी का पेपर सोल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्या के कारणों की सही पहचान पर। उपचारात्मक शिक्षण से पहले निदानात्मक शिक्षण किया जाता है। निदानात्मक शिक्षण में हम यह पता लगाते हैं कि समस्या क्या है और उस समस्या का पता लगाने के बाद उपचार करते हैं। इसलिए अगर हमने समस्या के कारणों की सही पहचान कर ली तो हम उसका उपचार भी उतने ही सही तरीके से कर पाएंगे। तो इसकी सफलता समस्या के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक बुक्स क्या है? एक साधन है, एक सोर्स है जिसके द्वारा हम भाषा सिखा सकते हैं। हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। एक हिंदी की क्लास चल रही है और उसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जिनसे हिंदी नहीं आते, वे हिंदी को सीखने में बहुत प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। क्योंकि सीखनी उन्हें हिंदी है लेकिन उनकी मातृभाषा दूसरी है और दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। कहानी सुनने से बच्चे उस विषय में सोचना शुरू कर देते हैं, इमेजिन करते हैं कि ऐसे होता ये वो। तो इस तरह से बच्चों में सोचने की और कल्पना शक्ति का विकास होता है। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? ये विधि होती है अपने अनुभवों को लिखना। अगर बच्चों से उनके एक्सपीरियंस को लिखवाया जाएगा तो उनके लेखन कौशल का अच्छे से मूल्यांकन हो सकेगा। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। अगर हम स्थिति के अनुसार अपने हाव भाव में परिवर्तन ला सकें, अपनी बात दूसरों को समझा सकें, तो वही बोलना कौशल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आप एक लैंग्वेज के टीचर हैं तो आपके लिए चैलेंज क्या है? ये चैलेंज है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तैयार करना। क्योंकि लैंग्वेजेस बहुत सारी होती हैं और बच्चे भी अलग अलग लैंग्वेजेस को जानने वाले होते हैं। तो हम एक ऐसी रणनीति तैयार करेंगे जिससे किसी बच्चे को नुकसान न हो और सभी बच्चे समान रूप से सीख सकें। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? जो सिद्धांतों के प्रतिकूल है वह कौन सा नियम है? वह है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों में भाषा का विकास होता है। यह समावेशी कक्षा में व्याकरण के भाषा के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। एक बहुभाषिक सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा के शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? हम महत्व देंगे कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर दे सके ताकि बच्चे एक दूसरे की भाषाओं को समझ सकें और उनका प्रयोग करना सीख सकें। प्राथमिक स्तर पर निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ये उद्देश्य नहीं है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना भाषा शिक्षण का कोई उद्देश्य नहीं है। गृह कार्य होमवर्क के बारे में क्या उचित है? होमवर्क बच्चों की क्षमताओं के अकॉर्डिंग, स्तर के अकॉर्डिंग दिया जाना चाहिए, तभी वे उसको अच्छे तरह से कर सकेंगे और अपने कौशल को दिखा सकेंगे। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं बोलना और लिखना। भाषा के 4 कौशल होते हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, जिसमें से लिसनिंग और रीडिंग ये तो होते हैं ग्रहणात्मक कौशल और बोलना और लिखना ये होते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये कथन असत्य है
कि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालयों में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है, क्योंकि ये भाषा सीखने में सहायक नहीं होता, इसलिए कथन असत्य है। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा के चारों कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों इंटर रिलेटेड हैं, ये चारों साथ में चलते हैं और इन चारों के परस्पर सामंजस्य से हम किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? पाठ चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। छोटे बच्चों की बुक्स में मोस्टली पिक्चर्स बनी रहती हैं। ये पिक्चर्स इसलिए बनी रहती हैं कि बच्चा जिस चीज़ों को देख नहीं सकता, बच्चा जिन चीज़ों की कल्पना नहीं कर सकता, उनको पिक्चर के रूप में देखकर अच्छे से समझ सके। अब आ गया हमारा पैराग्राफ। पद्यांश। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उद्याचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिरह कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। इस पद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करना है। उनमें से पहला क्वेश्चन है गहरी नींद। इसमें बताया गया है कि गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है। ये रहा यहाँ पे कि अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे। गहरी नींद में सोने का अर्थ होता है कि बेखबर होकर। अब तुम बेखबर होकर नहीं सो सकोगे, अब तुम्हें जागना होगा। कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, कभी लोगों को पतन की राह पर नहीं जाने देगा। ये रहा कि अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। अतल अस्ताचल का मतलब होता है पतन की राह। नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? कवि उस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है, जिन्हें उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? ताकि मनुष्य में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें, इसलिए वो लोगों को जगाना चाहता है। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जिसमें किसी भी वर्ण की आवृत्ति होती है। इसमें ए इसकी 2 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब पूछा गया है कि कविता जो हमने अभी पढ़ी है उसका उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? उसका उपयुक्त शीर्षक हो सकता है जागृति, क्योंकि इसमें कवि जगाने का प्रयास कर रहा है। जो अपनी वास्तविकताओं से बेखबर है उन्हें जगाना चाहता है, ताकि वे प्रगति कर सकें। अब आया है गद्यांश। इस गद्यांश को भी ध्यान से पढ़ना है और इससे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उत्तर देना है। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा है, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो जो पढ़ा हो उस पर टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हों वे लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है। यह इबादत करने जैसी विधि है, पूजा करने जैसी विधा है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों न हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? मनु को अपनी इस गलती का एहसास हुआ कि उसने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था, जो कि करना उचित नहीं था। गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों प्रकट की? क्योंकि वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है।
उसने लिख दिया वगैरह शब्द का प्रयोग किया, लेकिन वगैरह से हमें पता नहीं चला कि उस वगैरह का मतलब क्या हुआ, उसने क्या क्या कार्य किया, वो क्या विचार प्रकट करना चाहते हैं। गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है, पूजा करने जैसा क्यों बताया है? क्योंकि दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। जिस तरह से हम भगवान की प्रार्थना करते हैं उसमें हमारी सच्चाई और ईमानदारी होगी तो हमें उसका फल प्राप्त होगा। इसी तरह से डायरी लिखना भी एक इबादत करने जैसी विधा ही होती है। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है, सेल्फ एनालिसिस होता है कि वो कैसा है, और स्वयं मूल्यांकन भी करता है और अपने आप को जांचता है कि उसने क्या क्या कार्य किया है, किस विधि से किया है, क्या करना उचित है, आगे उसे कैसी रणनीति बनानी चाहिए, वगैरह वगैरह। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द में समास है अव्ययीभाव समास, क्योंकि प्रति एक अव्यय होता है और जिसका पहला शब्द अव्यय होता है उसमें अव्ययीभाव समास होता है। पढ़ा हुआ कितना पच गया, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है कि पढ़ा हुआ कितना आत्मसात कर लिया, कितना ग्रहण कर लिया। कार्य शब्द का तद्भव रूप है, कार्य शब्द का तद्भव रूप होता है काज। विचार में इक प्रत्यय लगाने से बन जाता है हमारा वैचारिक। थैंक यू एवरीवन।